सो हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इकोसिस्टम का। आज हम इकोसिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इकोसिस्टम होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या उनमें कुछ एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स होती हैं। ठीक है, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन पहले। इकोसिस्टम हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास फंक्शनल यूनिट होती है नेचर की। ठीक है, जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो है प्रेजेंट होती है। लिविंग थिंग मीन्स बायोटिक कंपोनेंट, जहाँ पे बायोटिक इंट्रैक्शन भी होती है, और नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स एबायोटिक इंट्रैक्शन, जहाँ पे एबायोटिक इंट्रैक्शन भी होती है। एग्जाम्पल जैसे पॉन्ड, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, इसमें कुछ बायोटिक है और कोई कोई एबायोटिक है। इकोसिस्टम इन सभी चीज़ों को बोलते हैं, जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैराइटीज़ हमारे को देखने के लिए मिलती है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे पास टाइप ऑफ इकोसिस्टम। हमारे पास दो टाइप के इकोसिस्टम होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास नेचुरल इकोसिस्टम, एक होता है हमारे पास आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ठीक है, अब हमारे पास आ जाते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल इकोसिस्टम के बारे में। तो नेचुरल इकोसिस्टम में हमारे पास आ जाते हैं जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास नेचुरल इकोसिस्टम के टेरिस्ट्रियल में। ठीक है, फिर नेचुरल इकोसिस्टम में एक एक्वाटिक भी आता है, जैसे पॉन्ड हो गए, लेक्स हो गए, रिवर हो गए, ओशियंस हो गए, तो ये सारे भी इसमें रहते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आती है जैसे हमारे पास क्रॉप की फील्ड आ गई, जहाँ पे हम खेती करते हैं, कोई गार्डन आ गया, या फिर कोई एक्वेरियम आ गया। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स। ठीक है, तो हमारे पास ये हमने दो टाइप पढ़े। फिर हमारे पास कंपोनेंट क्या क्या होते हैं इकोसिस्टम के। हमारे पास होते हैं दो कंपोनेंट इकोसिस्टम के, एक तो होते हैं हमारे पास एबायोटिक, एक होते हैं हमारे पास बायोटिक। ठीक है, तो अब हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं हमारे पास नॉन लिविंग फैक्टर्स जितने भी होते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग फैक्टर्स जैसे हमारे पास लाइट हो गई, जैसे हमारे पास टेम्परेचर हो गया, जैसे हमारे पास वाटर, सॉइल, मिनरल, ये सारे नॉन लिविंग है। ठीक है, तो ये हमारे पास आएंगे एबायोटिक कंपोनेंट में। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में आता है हमारे पास सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जिंदा है। ठीक है, जैसे हमारे पास प्रोड्यूसर हो गए, प्रोड्यूसर मतलब ऑटोट्रॉप, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, जैसे ग्रीन प्लांट, एल्गे, जो अपने खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, उनको बोलते हैं हम प्रोड्यूसर या फिर ऑटोट्रॉप्स। ये कौन से कंपोनेंट में आता है, बायोटिक कंपोनेंट में। नेक्स्ट कंज्यूमर, जो कंज्यूम करते हैं, हिट्रोट्रॉप होते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, जो ऑटोट्रॉप पे फीड करते हैं। ठीक है, या फिर मतलब जो किसी दूसरे एनिमल पे डिपेंड रहते हैं, वो कंज्यूमर्स होते हैं, हिट्रोट्रॉप्स में आते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास रहते हैं जैसे प्राइमरी, हमारे पास होते हैं सेकेंडरी, हमारे पास होते हैं टर्शरी। तो प्राइमरी में हमारे पास आते हैं जैसे हर्बीवोर्स हो गए, हर्बीवोर्स मीन्स जैसे जो घास खाते हैं, जैसे डियर। सेकेंडरी में आ जाएंगे कार्निवोर, जैसे हमारे पास हो गया फ्रॉग। और टर्शरी में आ जाते हैं टॉप कार्निवोर, जो सबको खाते हैं, जैसे लायन। तो ये होते हैं कंज्यूमर, ये भी हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट है। डिकम्पोजर, जो हमारे पास डिकम्पोज करते हैं, बैक्टीरिया, फंगस होगी, जो हमारे पास ब्रेक डाउन करते हैं डेड मैटर को और रिसाइकल करते हैं उनमें से न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो उनको बोलते हैं डिकम्पोजर। तो ये हमारे पास सारे बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। हमारे पास एनर्जी कैसे फ्लो करती है इकोसिस्टम में। तो हमारे पास एनर्जी जो फ्लो करती है वन डायरेक्शन में फ्लो करती है। ठीक है, यूनि डायरेक्शनल नहीं है, वन डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो करती है। जैसे हमारे पास सन से हमारे पास प्रोड्यूसर कंज्यूम करते हैं एनर्जी, फिर प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से हमारे पास डिकम्पोजर, तो ऐसे ऐसे ही चलता रहता है एनर्जी का फ्लो। तो सबसे यहाँ पे 10% लॉ चलता है। मीन्स जब हमारे पास सन से प्रोड्यूसर तक एनर्जी पहुँचेगी तो 10% पहुँचेगी, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक 10%। मतलब जैसे मान लो प्रोड्यूसर ने ली सन से एनर्जी 100%, जब ये आगे पास ऑन होगी कंज्यूमर को, तो यहाँ पे बचेगी ये 90%। तो 10% हमारे पास हर एक लेवल पे कंज्यूम करेंगे वो एनर्जी। ठीक है, तो ये होता है 10% लॉ। एनर्जी फ्लो यूनि डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में, और रिसाइकल नहीं होता है। ठीक है, फिर आ जाता है फूड चेन। फूड चेन क्या होता है, ये सीक्वेंस होती है ऑर्गेनिजम्स की, जहाँ पे फूड और जो एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है हमारे पास। ठीक है,
ये हमारे पास मतलब एक एनिमल से अगले एनिमल को फूड या एनर्जी, फूड चेन होती है। जैसे एक एनिमल है, उसको कौन खाएगा, उसको फिर अगले को कौन खाएगा, तो होती है फूड चेन। मतलब सीक्वेंस हो गया ऑर्गेनिज्म की, जहाँ पे फूड और एनर्जी ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। तो दो टाइप की होती है, एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन, एक होती है डेट्राइटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन होती है हमारे पास ये, देखो ये है ग्रास, ग्रास को खाया हमारे पास ग्रास ऊपर ने, ग्रास ऊपर को खाया हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर ने। अब इसको हमारे पास खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया हमारे पास हॉक ने, हॉक फिर इधर ही कभी डेड हो जाता है, या फिर ये फिर इसमें गिर जाएगा नीचे, डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे चलती है हमारे पास, ये एक फ्लो है इसमें एनर्जी का, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रेजिंग फूड चेन। फिर डेट्राइटस फूड चेन है हमारे पास ऐसे, जैसे डेड प्लांट है, डेड लीव है, इसको हमारे पास खाया वुड लाउस ने, ठीक है। अब इसने खाया ब्लैक बर्ड ने। तो ये ऐसे होती है डेट्राइटस फूड चेन। डेड प्लांट, फिर उसको खाएगा कोई अर्थवर्म, या फिर उसको खाएगा कोई बर्ड, तो ये डेट्राइटस फूड चेन है। मीन्स सीक्वेंस है एक ऑर्गेनिज्म की, एक को एक खाएगा, उसको अगला खाएगा, उसको अगला खाएगा, तो इसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ग्रेजिंग फूड चेन में सारे हर्बीवोर्स आते हैं मैक्सिमम, मतलब ग्रेजिंग फूड चेन ऐसा रखो तुम कि ग्रास से शुरू हो गई, डेट्राइटस फूड चेन डेड प्लांट से शुरू होती है, ठीक है। फिर आ जाता है फूड वेब। फूड वेब क्या होता है, नेटवर्क होता है, इंटरकनेक्शन होता है फूड चेन्स का, ठीक है। मोर स्टेबल होता है सिंगल फूड चेन, मोर स्टेबल होता है देन अ सिंगल फूड चेन, ठीक है। तो हमारे पास इकोलॉजिकल एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम के बाद हमारे पास आता है अब नेक्स्ट इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट होती है हमारे पास ट्रॉपिकल लेवल की, ठीक है। ट्रॉपिक लेवल जितने भी होते हैं उनकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, जैसे टाइप ऑफ पिरामिड होते हैं इसमें, जैसे पिरामिड ऑफ नंबर होता है एक होता है पिरामिड ऑफ बायोमास, एक होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी, जो ऑलवेज अपराइट होता है। अपराइट मतलब ऐसे, अब सबसे पहले देखेंगे हम पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास होता है ऐसे, प्रोड्यूसर इसमें ज़्यादा होते हैं, हर्बीवोर्स इसमें कम होते हैं, कार्निवोर्स इसमें ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सॉरी, कार्निवोर सबसे कम होते हैं। तो ये पिरामिड ऑफ बायोमास होता है ऐसे अपराइट, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास पिरामिड ऑफ एनर्जी। एनर्जी ऑलवेज अपराइट, एनर्जी ऐसी ही होती है, सबसे नीचे वाले के पास सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो ये ऑलवेज अपराइट होता है, सबसे ऊपर वाले के पास सबसे कम, ठीक है। और पिरामिड ऑफ नंबर हमेशा होते हैं इन्वर्टेड। इसका क्या मतलब होता है कि हमारे पास प्रोड्यूसर कम है, जैसे मान लो ट्रीज़ हमारे पास कम है, ट्रीज़ के ऊपर बर्ड्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब बर्ड्स के ऊपर पैरासाइट्स बहुत ज़्यादा हैं और उनके ऊपर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो पिरामिड ऑफ नंबर होता है इन्वर्टेड ऑलवेज, सबसे नीचे सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, और सबसे टॉप पे सबसे ज़्यादा। ये होता है जो चीज़ें नंबर वाइज देखनी हो हमने, ट्रीज़ कम हैं, बर्ड्स ज़्यादा है, बग्स उससे ज़्यादा है, और फ्लाइज उससे भी ज़्यादा है। तो ये होता है पिरामिड ऑफ नंबर ऑलवेज इन्वर्टेड, ठीक है। पिरामिड ऑफ बायोमास ये हमारे पास अपराइट, और पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट। फिर आ जाती है न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल रहती है हमारे पास जहाँ पे हमारे पास लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं, जैसे कार्बन साइकिल, ये मैंने इधर आपको बना के दी है, आप देख सकते हैं इसको। कार्बन साइकिल कहाँ कहाँ से कैसे कैसे रिलीज़ होती है, जब एनिमल रेस्पायर करता है, जब ऑर्गेनिक कार्बन ऊपर जाती है, जब हमारे पास प्लांट CO2 रिलीज़ करते हैं, फिर इस कार्बन डाई को ये फिर से यूज़ होती है फोटोसिंथेसिस में, फिर ऐसे 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 साइकिल चलती रहती है, ठीक है। तो ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन डाई यूज़ होती है फोटोसिंथेसिस में, जो रिलीज़ होती है बाय रेस्पिरेशन और डिकम्पोजिशन की वजह से। फिर आ जाती है नाइट्रोजन साइकिल, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, नाइट्रिफिकेशन होती है, एसिमिलेशन होती है, एमोनिफिकेशन होती है, और डी नाइट्रिफिकेशन होती है। ये देखो ऐसे,
ये ऐसे चलती रहती है, ठीक है। प्रोसेस इनकी ये याद रखना कि नाइट्रोजन साइकिल में क्या होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, एसिमिलेशन, एमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन। फिर आ जाता है इकोसिस्टम सर्विसेज। इकोसिस्टम हमें क्या क्या देता है वो आ जाता है इसमें इकोसिस्टम सर्विसेज में। तो बेनिफिट क्या है इकोसिस्टम के, एक तो हमारे को ऑक्सीजन देता है, सॉइल को फर्टाइल बनाता है, क्लाइमेट को रेगुलेट करके रखता है, पॉलिनेशन में भी हेल्प करता है और डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट में भी हेल्प करता है। फिर आ जाते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये हमारे पास एक बहुत बड़ा टॉपिक रहता है, प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन। इसको मैं आपको डिफरेंट स्लाइड में अलग से पढ़ाऊँगी, तो इसको हम वहाँ पे पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट इकोसिस्टम। ये इसका बेसिक आइडिया, बेसिक के डिटेलली आइडिया है, यही होता है इकोसिस्टम के कंपोनेंट। फिर आगे ये तो हायर स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं, वैसे बेसिक यही आइडिया है जो हमें पता होना चाहिए। बाइटिक कंपोनेंट, डे बाइटिक कंपोनेंट, पिरामिड्स कैसे होते हैं, ये एक बेसिक आइडिया है।